नमस्कार। बीए थर्ड ईयर की इस वर्चुअल कक्षा में LEHR सेक्शन के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए छात्रों, पीछे जो वीडियो हमने प्रसारित किए और आप तक पहुंचाए, उनमें से कई बार ये सामने आया कि प्रश्न और उत्तर को एक तरह से अटेंड करने का, यानी उन्हें हल करने का सही तरीका क्या है, इस पर भी मैं आपसे बात करूं। तो मैंने एक दो वीडियो इस पर पहले किए थे। आज पुनः दो वीडियो इस पर मैं जारी कर रहा हूं, जिससे कि आपको यह समझने में सुविधा और आसानी रहेगी कि प्रश्न और उनका समाधान कैसे किया जाए। प्रश्न को कैसे समझें, समाधान को कैसे समझें, उसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि किसी भी प्रश्न को पढ़ते वक्त छात्र हो या कोई मनुष्य अथवा सामान्य नागरिक, यानी भाषा को पढ़ते वक्त शब्दों के अर्थ का उन्हें पूरा पूरा बोध हो। अक्सर छात्रों के साथ समस्या यह आती है कि वे जल्दबाजी करने के चक्कर में, जल्दबाजी से प्रश्न करने के चक्कर में मूल शब्दों के मूल अर्थों से भिन्न अपना जो उत्तर देना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे पूरा टॉपिक याद है और मुझे टॉपिक याद है तो मुझे जितना याद है उतना लिख देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सूर की काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको उनका जन्म, उनके गुरु, उनके संप्रदाय और उनके अन्य सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में उत्तर नहीं देना। जबकि छात्र शुरुआत करता है, सूरदास का जन्म इतना तारीख को हुआ, इतना सन में हुआ, ये हुआ, और उनके गुरु ये थे और वो बचपन से ऐसे थे वैसे थे। यहां आपसे उसने पूछा काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो आप बताइए, अधिक से अधिक एक पैराग्राफ लिखिए कि किसी भी श्रेष्ठ कविता की ये विशेषताएं होती है और ये विशेषताएं सूर्यदास के काव्य में भी हमें दिखाई देती है। और वो कैसे देती है, उसका एक एक उदाहरण उसकी कविता में दे दीजिए। तो एक तार्किकता बनती है, एक वैज्ञानिकता बनती है, एक चिंतन बनता है, एक सरणी बनती है। वरना आप क्या होंगे कि उत्तर से भटक जाते हैं। आपसे पूछा काव्यगत विशेषताएं और आपने बताई उन्हें उसके कवि के जीवन के बारे में, उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उसके गुरु के बारे में, उसके घटनाओं के बारे में। वो हमने आपसे पूछा ही नहीं। तो जो बात हमने आपसे पूछी नहीं, कृपया उसका उत्तर हमें न दें। पिन पॉइंटेड रहें, फोकस रहें, एक तरह से केंद्रित रहें, एक तरह से अपने विषय पर जो पूछा है उसी का उत्तर देना है। हां, कई बार ये होता है कि बीच बीच में आप अपनी जानकारियों को तरीके से डाल सकते हैं कि मुझे इस कवि के बारे में ये जानकारी भी है, पर वो प्रसंग के अनुसार डालेंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो बिना प्रसंग के डालेंगे। वो प्रसंगानुसार डालने से ये होगा कि वे जानकारियां उन विद्यार्थियों के लिए भी उतनी उपादेय हो जाएगी जिन्हें उनका बोध नहीं है। जिन्हें उनका बोध है वे तो पहले से ही ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पर जिसका बोध ही नहीं है उनके लिए ठीक हो जाएगी। दूसरी समस्या जो आती है आपके लोगों के सामने, वो यह आती है कि आप लोग अक्सर जो प्रश्न हैं उनको लिखने में रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति बहुत करते हैं। तो पुनरावृत्ति से बचिए। मान लीजिए आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं अमुक है, तो उस अमुक विशेषताओं के लिए आपको उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो विशेषता आपने एक बार बता दी उसे दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को, इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, तो आपके साथ समस्या नहीं आएगी। क्योंकि आप तब क्या है कि पुनरावृत्ति दोष से बचेंगे। तो भाषा का, जिसे हम कहते हैं प्रांजल प्रयोग, है ना, वो प्रांजल प्रयोग अपने आप ही स्वतः में भी आपकी उत्तर शैली में प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात एक और जो ध्यान रखनी है प्रश्न का हल करते समय, कि वो है निर्धारित शब्द सीमा। अगर प्रश्न परीक्षक ने ऊपर डाल रखा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, तो आपको 250 यानी 250 वर्ड्स में ही उसका उत्तर देना है। 5-7 उससे कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 5-7 अधिक हो जाए दिक्कत नहीं, लेकिन 250 को 500 में नहीं बदलना है।
250 का उत्तर 500 में नहीं देना है। आप अपने को संक्षिप्त कीजिए, समराइज कीजिए अपने ज्ञान को, और चाही गई शब्द सीमा में ही अपनी बात को पूर्ण तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ, अपने भाषिक सामर्थ्य और क्षमता और बोध के विषय बोध के साथ उसे प्रस्तुत कीजिए। अब विषय बोध एक चौथा पॉइंट है, जिसे मैं कह रहा हूं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। प्रश्नों की संरचना में ही उसका कैसापन छुपा होता है। कुछ प्रश्न विश्लेषण की मांग करते हैं, वे विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न क्रिटिकल एप्रिसिएशन की मांग करते हैं, वो आलोचनात्मक किस्म के बने होते हैं। कुछ केवल तथ्यात्मक या सूचना परक होते हैं, कुछ व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक होते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति से आपको पता लगाना है कि मुझे इसका उत्तर किस शैली में देना है। जैसे मान लीजिए वो अगर कहते हैं कि फला फला कवि के बारे में गुण और दोष दोनों बताइए, तो क्रिटिकल हो गया, यानी वो आप उसमें गुण भी देख रहे हैं और दोष भी देख रहे हैं, तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया। एक तरह से आलोचनात्मक बुद्धि का विकास हमारे जांचना चाह रहा है परीक्षक, और इसलिए उसने ऐसा प्रश्न पूछा, है ना। इसी तरह से वो कहता है कि नहीं विस्तार से समझाइए किसी बात को, तो आप समझिए वो वर्णनात्मक शैली का प्रश्न हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको अपने जो है इन चीजों का ध्यान रखना है। और ये परीक्षा में विशेषकर विद्यार्थी ये चूक जाता है, वह उत्तर देने की हड़बड़ी में इन मूलभूत आधार चीजों को स्पर्श नहीं करता। परिणाम स्वरूप उत्तर आते हुए भी हमारे अंक कम आते हैं। हमें क्षोभ होता है कि हमारे अंक कम आए, और हम भूल जाते हैं कि नहीं, हमारी अपनी उत्तर देने की प्रक्रिया में कई समस्याएं थी जिन पर हमने विजय प्राप्त नहीं की, या जिनका हमने पर्याप्त ध्यान नहीं रखा। उन ध्यान न रखने की वजह से हमारे उत्तरों में लचीलापन आ गया, शिथिलता आ गई, भाषिक सामर्थ्य और सौंदर्य खो गया। परिणाम स्वरूप अध्यापक ने नंबर काट लिए, और तथ्यात्मक चीजों की हमारी जो है अदला बदली हो गई, या इधर उधर रख दिए गए, डिसऑर्डर यानी अक्रम में रखे गए। तो आपको ये ध्यान रखेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।